This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठी पेपर में पूछे जाने वाले भावार्थ या सौमत के ट्रिक के बारे में। 3 नंबर के लिए सौमत और 2 नंबर के लिए भावार्थ, या 3 नंबर के लिए भावार्थ 2 नंबर के लिए सौमत पूछा जाता है। अब ये सौमत यानी आपकी राय इसमें पूछी जाती है। अब ये मराठी में होता है, जिसके जवाबात हमको मराठी में लिखना होते हैं। तो इन सवालों को हम न छोड़े, किसी भी तरह का सौमत पूछा जाए, किसी भी तरह का अभिव्यक्ति वाला, किसी भी तरह का भावार्थ पूछा जाए, तो हम इस सवाल के जवाब को न छोड़े, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आपके मार्क्स चले गए। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूं जिसकी वजह से आप कम से कम 1.5 से 2 नंबर हासिल कर पाएंगे। कब? जब आपने कुछ नहीं लिखा है, उसके अंदर रिलेटेड नहीं लिखा है। वरना अगर आपने पूरा जवाब लिखा है तो आपको पूरी तरह 3-3 नंबर आपको मिल सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है, मैं वो बताने से पहले आपको एक इमेज बता रहा हूं जो मेरे सर पर आपको नजर आ रही है। देखो, एक बंदा है जो हार्ड वर्क कर रहा है और एक बंदा है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जिसमें आपको डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिसमें एक बंदा एक ही बॉक्स उठाकर बड़ी मुशक्कतों के साथ लेके जा रहा है, तकलीफ इसको ज्यादा हो रही है। लेकिन एक बंदा जो है 2 बॉक्सेस लेके जा रहा है, बड़ी आसानी के साथ लेके जा रहा है, लेकिन बनस्बत इसकी वजह से इसको कम तकलीफ हो रही है, क्योंकि इसने स्मार्ट वर्क किया है, किसी चीज का इस्तेमाल इसने ढकेलने के लिए किया है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे कुछ ना कुछ आपका हमारा ताल्लुक है। दूसरा और एक इमेज है, देखो आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर भी एक बंदा है जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, अपने सर पर उसको उठा रहा है ना। और एक बंदा है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, जिसने अपनी एक उंगली से ही उसको ढकेल रहा है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। लेकिन हार्ड वर्क के बाद आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है, स्मार्ट वर्क में आपको ज्यादा सामान लेके जाना है और कम तकलीफ हो रही है ना। स्मार्ट वर्क ज्यादा असर कर रहा है। एक बात अब यहां पर ध्यान रखना है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, लेकिन हमको हार्ड वर्क करना छोड़ना नहीं है, बल्कि हमको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना है। ये बात अब अच्छी तरह से याद रखना है। हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। अभी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का यूज मराठी में के सब्जेक्ट में कैसे इस्तेमाल होगा? भाई कुछ ना कुछ तो ताल्लुक होगा। मैं जो आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ताल्लुक है। ऐसे बच्चे जो सौमत के सवालात के जवाब नहीं लिख पाते, भावार्थ नहीं लिख पाते, अभिव्यक्ति के सवाल नहीं लिख पाते हैं, तो वो बच्चे फिर क्या करें कि छोड़ दे? नहीं, उसको हमको लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, है ना। आप जिन सवालात को मुश्किल बोलते हो, कौन से सवालात को मुश्किल बोलते हो? सौमत, जिसको अभिव्यक्ति हम बोलते हैं, 2 या 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसमें आपकी राय पूछी जाती है कि बताओ बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनेंगे। या फिर तुलु आफ्ताब के बारे में आप क्या जानते हो और कैसे जानते हो, लिखो मराठी में। अब अगर मराठी, हमारे बच्चे बहुत होशियार है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मराठी जानते तो टूटी फूटी लिख देंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी मराठी नहीं लिख पाते, समझ नहीं पाते, फिर वो क्या सवाल को छोड़ देंगे? नहीं, उनके लिए भी एक ट्रिक है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसी स्कूल का टॉपर बच्चा भी इस अंदाज में लिख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रिक के अंदर अच्छे से अच्छे खालिस लफ्ज का इस्तेमाल किया हुआ है मराठी में। तो जिनको आप सबसे मुश्किल बोलते हैं, पत्र लेखन को, निबंध को, जाहिरात लेखन को, ये सब अपने लिए बहुत आसान है अगर हमने इसके लिए मसाले का इस्तेमाल किया है। अब वो मसाला क्या है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में बात करेंगे। सौमत, अभिव्यक्ति, ये किस तरह से लिखा जाएंगे, इसकी ट्रिक, और सरल अर्थ, भावार्थ, जो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे कि वो ट्रिक क्या है। देखो, अगली एक स्लाइड आपके सामने है। अच्छा, यहां पर एक बात नोट डाउन करो कि मैं जो सवाल आपको, जो ट्रिक बता रहा हूं, किसी भी अंदाज में सौमत का सवाल पूछा जाए, किसी भी तरह का भावार्थ का सवाल पूछा जाए, तो जवाब मैं जो आपको बता रहा हूं वो उसके अंदर फिट हो जाता है। आप समझेंगे, आगे आने ही वाला है, आप कंफ्यूज मत हो कि किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए, अगर आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया तो ट्रिक से वो जवाब जो है तो उस सवाल में फिट हो जाएगा। कैसे फिट होगा? देखो, अगली स्लाइड पर हम जाते हैं।
यहां पर भावार्थ, सरल अर्थ आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। अच्छा, भावार्थ और सरल अर्थ इसके माने क्या होते हैं? भावार्थ यानी खुलासा, सरल अर्थ यानी सीधा मतलब, उसके माने भी खुलासा होते हैं। नज्म में से एक लाइन दी हुई रहती है कविता में से, और कविता की लाइन के ऊपर लिखा होता है कि मंदरजा झैल लाइन का सरल अर्थ यानी भावार्थ लिखो। अब कैसे लिखेंगे? तो एक ट्रिक है, देखो आपके सामने यहां पर मैं कुछ लाइन है मेरे सर के ऊपर, देखो मैं पढ़ रहा हूं ये वाली। सदर ओळी कविते मधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये विविध वाङ्मय प्रकारात विपुल लेखन केले आहे। प्रस्तुत लेखनामध्ये अतिशय मनोहरी शब्दचित्र रेखाटले आहे। सदर ओळीमध्ये कवि सांगित इच्छितो की, देखो यहां पर मैंने खाली जगह छोड़ा हूं और यहां पर खाली जगह छोड़ा हूं। पहले इसका मतलब आप समझ ले और बाद में मुझे बताएं कि वाकई में ये हर सवाल के जवाब में फिट होता है कि नहीं होता है। आपको कोई भी भावार्थ वाला क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सरल अर्थ वाला क्वेश्चन आ जाए, और आता ही है, डेफिनेटली आता है, बस उसकी लाइनें बदली हुई रहेगी, लेकिन 3 नंबर के लिए पूछा ही जाता है। तो अब इस अंदाज में शुरू करेंगे। सरल सदर ओड़ी दी गई लाइनें जो आपको सवाल में दी जाएंगी, उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको सामने बता रहा हूं। आगे सदर ओड़ी, फिर उसके आगे खाली जगह छुटी हुई है, यहां पर आपको क्या लिखना है? उस नजम का नाम लिखना है। सदर ओड़ी संत वाणी शेख मोहम्मद सांगती सेव, एक कविता का नाम है। कविते मधून घेतलेली आहे, नजम में से लिया हुआ है, ज्यामध्ये विविध वाङ्मय प्रकारात विपुल लेखन केलेले आहे, जिसमें बहुत अच्छे अंदाज में तहरीर की गई है। प्रस्तुत लेखनामध्ये अतिशय मनोहरी शब्दचित्र रेखाटले आहे। पेश किए गए तहरीर के अंदर दिल को लुभाने वाले लफ्जी तस्वीर खींचे गए हैं। सदर ओड़ी मध्ये कवि सांगित इच्छितों की, दी गई इस लाइन में कवि यानी शायर कहना चाहता है कि, अब इसके आगे मैंने खाली जगह छोड़ दिया। अब खाली जगह में आपको क्या लिखना है? जो लाइन आपको नीचे लिखे हुई है ना, उससे रिलेटेड कुछ 2-4 लफ्ज आपको बनाकर लिखना है, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल आपको मैंने सॉल्व करके सामने बताया हूं। आगे अच्छा, मैंने आपको कहा ना कि अगर देखो यहां पर पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको यहां पर खाली जगह छोड़ा था, है ना, ये खाली जगह छुटी हुई है। क्यों खाली जगह छुटी हुई है? यहाँ पर आपको नजम का नाम लिखना है, लेकिन अगर नजम का नाम याद नहीं हो रहा है कि कौन से नजम में से पंक्ति पूछी गई, कौन से नजम में से शेर पूछा गया है, तो याद नहीं आ रहा है, तो आप अगली स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे। सेम वही है, बस मैंने यहाँ पर से खाली जगह को निकाल दिया हूँ, ऊपर लिखा भी हूँ। अगर आपको कविता का नाम याद नहीं है तो क्या लिखने का? फिर सदर ओड़ी, यहाँ पर खाली जगह थी, मैंने उसको मिला दिया कि ये अशार या लाइनें कविते मधून घेतलेली आहे, नजम में से लिए हुए हैं, और भावार्थ नजम में से ही पूछा जाता है। एकदम करेक्ट। हमने यहां से लाइन निकाल दिया क्योंकि हमको याद नहीं आ रहा था, तो डायरेक्ट क्या कर दिए? सदर ओड़ी कविते मधून घेतलेली आहे, पेश की गई लाइनें नजम में से ली गई है, ज्यामध्ये विविध वाङ्मय प्रकारात विपुल लेखन केलेले आहे। सेम वही मैटर है, सिर्फ मैंने यहां से लाइन निकाल दिया। और लास्ट में सदर ओड़ी मध्ये कवि सांगित इच्छितो की, इस लाइन में शायर कहना चाहता है कि, अब क्या कहना चाहता है? उस लाइन से रिलेटेड आपको छोटे छोटे जुमले बनाकर जितना सारा आता है, 1-2 लाइन आप वहां पर लिख दो, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखो इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए बहुत अच्छी तरह खाली से लफ्ज इस्तेमाल किए गए मराठी के, तो वैल्यूअर देखेगा कि शुरुआत बहुत अच्छी है, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं कि 0 दे देगा, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स आपको वहां पर मिलना ही मिलना है। चाहे सवाल का मतलब आपको समझा हो नहीं समझा हो, सवाल का मतलब जिन बच्चों को समझ गया हो वो तो बहुत अच्छी तरह से जवाब लिख लेंगे, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छी तरह से लिख नहीं पाएंगे। और ऐसे बच्चे जिनको मतलब समझा ही नहीं है सवाल का, फिर वो जवाब कैसे लिखेंगे? तो ये ट्रिक है कि आप क्या करें, ये पहला के पहले ये उतार दे, आप पेपर में क्या उतार दे, ये पूरा लिखा हुआ जो मैंने है इसको अच्छी तरह से याद करके पेपर में लिख ले ये वाली लाइनें, और इसके आगे उस पंक्ति से रिलेटेड 2-4 लफ्ज लिख ले। जैसे एक मिसाल सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो अगले स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में
2019 के बोर्ड के पेपर में ये सवाल पूछा हुआ है, दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। ये वाला सरळ अर्थ है ना, यहाँ पर ऐसा भी आ सकता था, दिलेल्या पंक्तीचा भावार्थ लिहा। दोनों का एक ही मतलब होता है, खुलासा। अब मैं लाइव ट्रिक आपको बता रहा हूं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। अब मान लो ये भावार्थ का सवाल है, अब मुझे इस लाइन का मतलब नहीं समझ रहा है, मुझे इन लाइन का मतलब नहीं समझ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो आपको लाइन बताया सदर ओडी है ना, वही लाइनें हैं जो मैं आपको पहले पिछले बार में बताया था। अभी सदर ओडी पेश की गई लाइन संत वानी शेख मोहम्मद सांगती से हो। संत वानी शेख मोहम्मद सांगती से, ये नजम का नाम है, कविते मधून घेतलेली आहे, इस नजम में से लिया हुआ है, ज्यामध्ये विविध वाङ्मय प्रकारात विपुल लेखन केले आहे, जिसमें बहुत अच्छी तरह से अदबी अंदाज से तहरीर की गई है। प्रस्तुत लेखनामध्ये अतिशय मनोहरी शब्द चित्र रेखाटले आहे और उसके अंदर बहुत दिल को लुभाने वाले लफ्जी तस्वीर खींचे गए हैं। सदर ओडी मध्ये कवि सांगित इच्छितों की पेश की गई पंक्ति या लाइन में शायर कहना चाहता है कि, अब यहाँ पर खाली जगह थी है ना। अब जो रेड लाइन में मैं लिख रहा हूं ना, ये उस आपका जवाब है। देखो इस लाइन का मतलब मैं लिख रहा हूं, जे केकतीला काट्यांचे वेढे असतात, जसे केकतीला काट्यांचे वेढे असतात परंतु आत केवढे असतात, तसे साधूचे शब्द गाढ़े असतात परंतु मन परोपकारी असतो। आप यकीन माने जो रेड कलर में मैंने आपको लिखा हुआ दिखाई दिया ना, सिर्फ वही मैंने इस जवाब में लिखा हूं, बाकी तो आपने ये याद कर चुके थे। यानी ये ट्रिक आपको समझ में आई, सवाल पूछा गया है, मैंने ये जो याद किया हुआ है वो लिख दिया, और रेड कलर में जो है तो उस पंक्ति से रिलेटेड 2-4 जुमले लिख दिया। 3 नंबर के लिए आपको कम से कम 5 से 6 लाइन लिखना थी, आपने लिख लिया है। देखो रेड कलर में आपने ये आधी लाइन लिखी है और 1 से 1.5 ये लाइन लिखी है, 2 लाइन में आपका जवाब पावरफुल बन गया है। और अगर आपके पास ये ट्रिक नहीं होती है, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, अगर वो लफ्ज आपके पास नहीं होते तो आप फिर जवाब कैसे लिखते 5 से 6 लाइन में, और लिखते वक्त भी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप ये मसाला याद कर ले। मसाला क्यों बोल रहा हूं मैं, सवाल आपको पूछा गया है कि इस नज़म में जो है भावार्थ लिखो। हालांकि इसका जवाब कितना होगा कि शायर कहता है कि जिस तरह से केकती के दरख्त को कांटे होते हैं लेकिन उसके अंदर केवड़ा निकलता है, उसी तरह से साधु के लफ्ज बिल्कुल सख्त होते हैं लेकिन उनके मन जो है तो बिल्कुल परोपकारी होते हैं। इतना है। लेकिन आप ये जवाब को मसाला लगाना है, और वो मसाला क्या है, ये ब्लैक वर्ड में जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये आपका मसाला है। जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि आपको क्या पसंद है, 3 नंबर के लिए बताओ, तो आपने बोला मुझे बिरयानी पसंद है, तो हो गया 3 नंबर का जवाब। नहीं, आपको उसके अंदर आगे पीछे मसाला लगाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद है, मुझे घूमना फिरना, पढ़ाई करना, ये मैं मसाला लगा रहा हूँ। पढ़ाई करना, घूमना फिरना, आना जाना और फिल्में देखना, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद है पढ़ाई करना है। मैंने आगे पीछे मसाला लगाया हूं और फिर बाद में बोला हूं कि मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाई करना है। अगर मैं पढ़ाई करना ही जवाब देता तो मुझे आधा नंबर वहां पर मिलता है, तो मैंने मसाला लगाया। और वो मसाला क्या है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही ना, अभी अच्छी तरह से याद करना है। भावार्थ वाले क्वेश्चन में जू के तू वहां लिख देना है और खाली जगह फिल करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर रेड लाइन से आपको फिल करके बताया। आपको रेड लाइन से जितना मैंने यहाँ पर बताया हूं, यही बस मैंने अभी अपने मन से लिखा, वरना ऑलरेडी हमारे पास तो मसाला मौजूद था। ठीक है ना। ये भावार्थ और सरल अर्थ का मतलब आपको समझ में आया होगा, मैं क्या बोल रहा हूं उसका मतलब भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए, मैं इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये याद रखे, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक लाइन में दिखाई दे रहा है ना, वो याद कर लेना है मुजुबानी, उसको बार बार लिख कर देखना है घर पर। और जब मेन एग्जाम में जाएंगे आप, भावार्थ वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले ये पूरी लाइन जैसे के वैसे लिख देने की, और फिर जो मैंने खाली जगह छोड़ा ना, वहां पर नज़म का नाम लिखना है और अपने मन से 2-4 जुमले जो है तो आपको वहां पर डाल देना है नीचे। कहां पर, लास्ट में, कि शायर ये कहना चाहता है कि, जैसे मैंने यहाँ पर रेड लाइन से कुछ 2 जुमले डाल दिया, आपका 3 नंबर का जवाब कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में। इन केस हमको कुछ नहीं आता तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इस नज़म में से उठा के यहाँ पर कुछ जुमले डाल दिया। आपको भी ऐसा ही करना है, आपको मार्क्स 0 नहीं मिल से, वहां पर आपको कुछ ना कुछ मिलना ही है।
लेकिन सवाल को छोड़ना नहीं है, इसलिए ये मसाला आप याद कर लें। भावार्थ वाला क्वेश्चन जहां जहां पूछा जाएगा वहां पर आप वो मसाला डाल दीजिए और उसमें थोड़ा जो रिलेटेड लफ्ज है वो जोड़ दीजिए, आपका भावार्थ वाला क्वेश्चन जो है तो पूरा हो जाएगा। तो किसी भी तरह का भावार्थ पूछा जाए, ये लफ्ज क्या है उसमें फिट हो जाएंगे, ये मसाला कहाँ उसमें फिट हो जाएगा। तो ये मसाला आपको अच्छी तरह से याद करना रहेगा। मसाले का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर के लिए सौमत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सौमत वाला क्वेश्चन। जैसे 2019 के पेपर में ही एक सवाल पूछा गया था जो आपके सामने है, सौमत सूर्योदयाचे वर्णन तुमच्या शब्दात करा। एसएससी के बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि तुलु आफ्ताब का खुलासा अपने लफ्जों में बयान करो। अब जो अच्छे बच्चे हैं जिनका मराठी से बहुत ज्यादा ताल्लुक है वो 5-6 लाइन में अच्छी तरह से लिख लेंगे, है ना। 5-6 लाइन में तो लिखना हमको कंपलसरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम इधर से भी हाशिया खींचते हैं, इधर से भी हाशिया खींचते हैं और छोटी सी जगह में हम लिखते हैं। ऐसे वक्त में हमको 5-6 लाइन लिखना जरूरी है। तो हमेशा जब भी आप सौमत का क्वेश्चन लिखे तो शुरुआत इस तरह से करें जैसे यहां पर दिया हुआ है, उपरोक्त ओळीच्या विषयानुसार माझे सौमत खालील प्रमाणे असे आहे की। इसका मतलब होता है कि दी हुई लाइन के मजमून के एतबार से मेरा सौमत यानी जाती राय मंदरजा झैल की तरह है कि। अब क्या है यहाँ पर आपको लिखना है लफ्ज, और लास्ट में यहाँ पर लिखना अशा प्रकारे याबद्दल माझे सौमत वरील प्रमाणे आहे। इस तरह से मेरी जाती राय ऊपर की तरह है, यानी मंदरजा बाला है। वरील परमाने नहीं मंदरजा बाला। हालांकि हम यहाँ पर वेल्यूअर को बेवकूफ बता रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं कि दी गई लाइन का मजमून के एतबार से मेरी जाती राय मंदरजा झैल है, और लास्ट में हम जवाब लिखने के बाद बोल रहे हैं कि इस तरह से मेरी जाती राय मंदरजा बाला है। हमारी 2 लाइन ऑटोमेटिक बढ़ गई है। आपको 4 लाइन अपने मन से लिखना है, ठीक है। अब जो बच्चे अच्छी तरह से लिखते हैं वो ये लाइन का इस्तेमाल करके अच्छा जवाब लिख लेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको अब 4 लाइन भी वो नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे फिर? मान लो ये सवाल आ गया कि सूर्योदयाचे वर्णन तुमच्या शब्दात करा। अब जो अच्छे बच्चे हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके लिख लेंगे, और जो बच्चों को 4 लाइन भी लिखते नहीं आता फिर वो क्या करेंगे? फिर उनके लिए एक दूसरा एक फॉर्मेट है, दूसरी एक ट्रिक है, उनके लिए ये ट्रिक है। देखो आपको सामने नजर आ रहा होगा, यहाँ मैंने अब तो पहले 2 ही लाइन बताया, यहाँ पर 3 से 4 लाइन आपको बता रहा हूं। अब ये 3 से 4 लाइन आपको याद कर लेना है। ये मसाला है सौमत का। काय का है? वो भावार्थ का था पहले जो हमने पहले पढ़ा है। अब सौमत की बात चल रही जो 3 या 2 नंबर के लिए पूछा जाता है मराठी में एसएससी के अंदर। तो सौमत का ये मसाला है कि किसी भी तरह का सौमत पूछा जाए वो उस सौमत के अंदर ये मसाला फिट हो जाता है। अब मैं इसका आपको उर्दू में मतलब समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाकई में हर सवाल में फिट हो जाता है। जैसे वरील वाक्यात उल्लेखलेल्या विषयाबाबत माझे सौमत मागविले आहे। पेश किए गए ऊपर के जुमले में मेरे जाती राय मागा गया है, त्याबाबत वैचारिक कल्पनात्मक आपापल्या अर्थदृष्ट्या पद्धतीने स्वतःचे मत मांडू जाऊ शकते। उसके लिए हर तरह से अपनी अपनी राय दी जा सकती है, परंतु सदर प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना माझे स्वतःचे स्पष्टीकरण असे आहे की। लेकिन ये सवाल का जवाब लिखते वक्त मेरे जाती इजहार ऐसा है कि। अभी यहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ा। क्यों छोड़ा? अभी हमने मसाला तो लगा दिए, अब इसमें चिकन भी डालना पड़ेगा ना। जो सवाल है पूछा गया कि तुलु आफ्ताब के बारे में अपने अल्फाजों में लिखो, तो हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अगर मराठी में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बहुत अच्छी अंदाज में जवाब लिख लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को मराठी नहीं आती है वो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक। अब सौमत का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूर्योदयाचे वर्णन अपने आप तुमच्या शब्दात लिहा। तो आपने ये मसाला ऑलरेडी पहले के पहले लिख लिया जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पहले से याद था वो, है ना। अब इससे रिलेटेड आपको मराठी के छोटे छोटे जुमले जो है तो यहां पर लिख लेना है। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, सूर्योदय दृश्य चांगले असते, तुलु आफ्ताब का नजारा बड़ा अच्छा होता है, सूर्योदयाचे पूर्वी उठावे। एकदम छोटे छोटे जुमले डाल रहा हूं मैं। तुलु आफ्ताब के पहले उठना चाहिए, सूर्योदय म्हणजे दिवसाची सुरुवात,
और तुलु आफ्ताब यानी दिन की शुरुआत, मला सूर्योदय समय आवडतो, मुझे तुलु आफ्ताब का वक्त अच्छा लगता है, सूर्योदय म्हणजे सूर्य निघतो, तुलु आफ्ताब यानी सूरज निकलता है, सर्व जगाची सुरुवात सूर्योदयाला होते, पूरी दुनिया की शुरुआत तुलु आफ्ताब को होती है। मैंने छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, आप 2-4 भी इस्तेमाल कर ले तो आपका जवाब पूरा कंप्लीट होता। अब मान लो कि आपको मैं ये मसाला नहीं देता, कौन सा, ये ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये मसाला नहीं देता, तो तुलु आफ्ताब के बारे में आप मराठी में कितने जुमले लिख पाते? हमको 5 से 6 लाइन लिखना है 3 नंबर के लिए, तो आप इतनी लिख पाते मराठी में? नहीं लिख पाते। इसलिए मसाले का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, किसी भी 100 मत में फिट हो जाता है। अब भावार्थ का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 100 मत का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर अगर आपको बहुत अच्छी तरह से लिखते हुए आ रहा है, इस सवाल का मतलब अच्छी तरह से समझ गया है, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करो। ये वाली शुरुआत अच्छी करना चाहिए, जैसे ये वाली ट्रिक, इसमें 2 ही लाइन दी हुई है, लेकिन आपको सवाल का मतलब अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा और आप 5-6 से लाइन नहीं लिख पाते, तो फिर इस ट्रिक का इस्तेमाल करो जिसमें ज्यादा लफ्ज है, जिसमें ज्यादा लफ्ज दिए हुए हैं। तो अगर ये आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और इस पूरे वीडियो के अंदर ट्रिक क्या है बताओ, मसाला ही है। कुछ ऐसे जुमले दिए हुए हैं जो किसी भी 100 मत में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं, किसी भी तरह का 100 मत वाला प्रश्न पूछा जाए, किसी भी तरह का भावार्थ वाला क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें वो फिट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लो और अच्छी तरह से याद कर लो, उसको अच्छी तरह से लिख भी ले। यकीन मानो किसी स्कूल का टॉपर बच्चा भी मराठी में इस अंदाज में नहीं लिखेगा, लिखने की कोशिश किया तो वो गलती करेगा। और यहाँ पर खालिस लफ्जों का इस्तेमाल किया हुआ है, और शुरुआत आपके जवाब की बड़ी अच्छी होगी। इसलिए पूरे मसाले को आप याद कर लो, जिस तरह से मैंने कहा, इस वीडियो को आप बार बार देखो, हर पॉइंट को याद से सुनो और उस ट्रिक का इस्तेमाल करो अपने पेपर में, तो आपका भावार्थ वाला क्वेश्चन और 100 मत वाला क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इंशाल्लाह आपको वहां पर 3 में से 3 या 3 में से 2 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। अगर ये दोनों याद कर लिया आपने तो 5 नंबर आपके जेब में अभी से है। आई बात समझ में? इस ट्रिक का आपने इस्तेमाल किया तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।